उनके खुद करीबी जो कह रहे हैं कि जब उनके ऊपर यह आरोप लगा, संगीन आरोप, तो हमने आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए बहुत सारे पुलिस ऑफिसर से पैरवी की। ये कौन कह रहे हैं? ये किशोर तिवारी कह रहे हैं। और पैरवी क्या करेंगे साहब, जब वहां उनके पिताजी ही मुख्यमंत्री हैं, पुलिस कमिश्नर उनके साथ खड़ा है, पुलिस कमिश्नर की हैसियत नहीं है कि उनके पिता का डिसऑर्डर, उनके ऑर्डर को डिसोबे कर दे, ये उनकी हैसियत नहीं थी, तो कौन कह सकता है साहब? तो किशोर तिवारी पैरवी करें ना करें कोई महत्व नहीं रखता है। महत्व इस बात का है कि किशोर तिवारी ने भी इस बात का जिक्र किया। किशोर तिवारी ने भी कहा कि जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनका जो भी मूवमेंट होता है शहर में वो ट्रैक रहता है, क्योंकि सिक्योरिटी को डिटेल लिखना पड़ता है कि आप कहां गए, कितने बजे गए, किनसे मिले, मुलाकात की क्या बात थी, और ये आप हटा नहीं सकते हैं। आप एक प्रकार से कैद होते हैं, सरकार की निगरानी में होते हैं। और अगर आप ये कहते हैं किसी को कि भाई सिक्योरिटी आप नहीं लेंगे, तो इसके भी आपको पुख्ता रीजन देने पड़ेंगे। आदित्य ठाकरे को 24 घंटे का सिक्योरिटी मिला हुआ है बतौर कैबिनेट मिनिस्टर। किसी को भी केंद्र में भी अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर है साहब, तो उनको 24 घंटे का सिक्योरिटी उपलब्ध है। घर के बाहर वो कहां जाएंगे, किससे मिलेंगे, इसकी पूरी डिटेलिंग रहती है। वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो एक इंडिविजुअल जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। वो देश की सेवा के लिए उनको रखा गया है, पॉलिसी बनाने के लिए, उसके एग्जीक्यूशन के लिए। लेकिन यहां तो कोई पॉलिसी और बन रही थी, एग्जीक्यूशन कुछ और हो रहा था। गुंडागर्दी की पॉलिसी बन रही थी और एग्जीक्यूशन करने के लिए दोनों बाप बेटा ने गुंडों की फौज खड़ा कर दी थी, और पुलिसिया गुंडों की फौज खड़ा करती थी। सचिन बाजे को अपॉइंट करके पुलिसिया गुंडों, लठ मारने वाले गुंडों की फौज खड़ा कर दी थी इन दोनों पिता पुत्र ने। तो यहां तो ये पॉलिसी ये बना रहे थे साहब, इनकी पॉलिसी थी गुंडागर्दी कैसे की जाए, इसके लिए इनको सिक्योरिटी मिली हुई थी। तो दोनों बाप बेटे ने यह सोचा कि जो अपार्टमेंट के सिक्योरिटी रजिस्टर हैं उसको, फाइल को गायब कर दो, उसके गार्ड को गायब कर दो, उसके फियांसे को डरा धमका करके कॉलर पकड़ के कहा कि जब मैं यहां से निकल जाऊं तो 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद फोन करना। ये विटनेस कह रहे हैं साहब, ये विटनेस कह रहे हैं कि उनसे कहा गया कि जब मैं यहां से निकल जाऊं तो मुझे फोन करना। लेकिन रोहन रॉय जवान नहीं खोल रहा है, क्योंकि रोहन रॉय के ऊपर तलवार लटकी हुई है। रोहन रॉय कहानियां बना रहा है, रोहन रॉय कहानियां बना रहा है। रोहन रॉय को पुलिस में एक बार जहां मिल गया ना, रोहन रॉय 2 मिनट नहीं लगाएगा सत्य उगलने से। उसको खाली एक प्रोटेक्शन चाहिए। जैसे ही प्रोटेक्शन मिला वो फौरन बक देगा कि वो क्यों नहीं बोल रहा था सत्य। अब असली कहानी सुनिए साहब। आज तक क्या आदित्य ठाकरे का सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी गार्ड ने कभी यह बात कही आकर के सामने से कि नहीं नहीं, उस दिन आदित्य के ऊपर जो कुछ भी आरोप लग रहे हैं वो गलत है, उस दिन तो आदित्य ठाकरे फला जगह पर थे, इतने बजे से इतने बजे रात तक तो आदित्य ठाकरे यहां थे। आदित्य ठाकरे ने कहा कि उस दिन तो मैं अपने नाना जी के पास था हॉस्पिटल में, लेकिन पुलिस वाले ने आकर के नहीं कहा एक बार भी। और अगर यह बात रहती तो ये पुलिस वाले को साहब दौड़ करके कहते, ये दौड़ करके पुलिस वाले को कहते कि पुलिस वाले आकर के मीडिया में बयान दे दें। पुलिस वाले आकर के मीडिया में बयान देते कि साहब नहीं, ये बात बिल्कुल, आरोप जो लगाया जा रहा है आदित्य जी के ऊपर बहुत गलत आरोप है, इनोसेंट है हमारे आदित्य जी। मैं वहां पर था और वो आदित्य ठाकरे के साथ में उस रात मौजूद था। 8 जून की रात को आदित्य ठाकरे दिशा के घर पर नहीं थे। आपने सुना क्या किसी पुलिस ऑफिसर्स को कहते हुए? आपने सुना क्या किसी गार्ड को कहते हुए कि मैं आदित्य ठाकरे के साथ था और आदित्य उस दिन दिशा के घर पे नहीं थे?
अगर ये बयान नहीं आता है जिसके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि साहब उनके सिक्योरिटी गार्ड, उनका सिक्योरिटी मूवमेंट के सारे डिटेल हैं और वो ये बात साबित कर रहा है कि उस रात कितने बजे आदित्य ठाकरे दिशा के घर पहुंचा था और कितने बजे दिशा के घर को छोड़ा था। एक एक मिनट की डिटेलिंग होती है साहब, एक एक मिनट की। कैबिनेट मिनिस्टर का कहीं भी मूवमेंट होगा, एक एक मिनट की डिटेलिंग होगी। जैसा मैंने आपको बताया कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो अपने से कहीं घूम नहीं सकता है, अपने से कुछ खा नहीं सकता, अपने से कहीं जा नहीं सकता है। तो आदित्य ठाकरे के ऊपर तो बंदिश है सरकार की। सरकार देख रही है कि आदित्य को कहां जाना है। आपने आज तक किसी पुलिस ऑफिसर की जो आदित्य की सिक्योरिटी में लगे हुए थे उनका बयान आपने सुना क्या? और अगर ये निर्दोष होते तो फौरन सबसे पहले ये कहते कि मेरे सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लो, मेरे सिक्योरिटी ऑफिसर से पूछ लो। अभी तक क्यों नहीं कहा? क्योंकि इनके जहन में यह बात आई नहीं, क्योंकि इनको तो मालूम था कि गार्ड हमारे खिलाफ बयान कैसे दे सकता है। जवाब ही नहीं देगा गार्ड हमारे खिलाफ, ना गार्ड जवाब देगा, ना हमारे खिलाफ हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स जवाब देंगे। कौन दे सकता है? कोई नहीं जवाब दे सकता है। वो तो जो मैं कहूंगा वही वो कहेंगे। लेकिन यही कहवाने के लिए भी उनको सामने नहीं लाया कैमरा के, क्योंकि इनको लगा कि दिशा का केस तो अब बंद हो चुका है। मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया है और उसने कह दिया है कि एक्सीडेंटल डेथ है। इससे तो वो पाक साफ निकल गया था। और तब इनकी हिम्मत बढ़ी जब 4 दिन में कुछ भी नहीं हुआ। 12-11 तारीख को दिशा का पोस्टमार्टम होता है साहब, 8 तारीख को मौत होती है और 11 तारीख को दिशा का पोस्टमार्टम किया जाता है। और बहाना क्या बनाया जाता है कि कोरोना था। तो कोरोना था तो लेकिन सुशांत की डेथ की, सुशांत का जो पोस्टमार्टम है वो सेम डे हो जाता है, लेकिन दिशा का पोस्टमार्टम में कोरोना आ गया। 14 तारीख को कोरोना खत्म हो गया। 1 साल 1.5 साल के बाद भी ये जो अलग पाप हुआ है कोरोना वाला, वो बात मैं यहां जिक्र नहीं करना चाहता। तो कोरोना के पाप का जो खेल चल रहा था वो पाप खत्म होने में लगा 1.5 साल, लेकिन इन्होंने खत्म कर दिया 5 दिन में। 8 जून के बाद से ही 13 जून आते आते 5-7 दिन में ही इन्होंने कोरोना खत्म कर दिया, क्योंकि 13 जून को 14 जून को तो सुशांत की पोस्टमार्टम हो गई थी। लेकिन दिशा के पोस्टमार्टम इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि कोरोना बहुत जबरदस्त था। यह है मुंबई पुलिस की दलील। कौन विश्वास करेगा भाई आपकी बेईमानी, आपकी धूर्तता पर? इतना झूठ बोल रहे हो आप लोग, इतना झूठ बोल रहे हो।